रवीश कुमार ने एनडीटीवी से क्यों दिया इस्तीफा? एनडीटीवी से इस्तीफा देना रवीश कुमार का क्या सही था कदम? क्या रवीश कुमार खुद को एनडीटीवी से बड़ा ब्रांड समझते थे? टेक ओवर के बाद रवीश कुमार को क्यों लगा कि आजादी नहीं मिलेगी? क्या रवीश कुमार आएंगे राजनीति में? रवीश कुमार का क्या होगा अगला कदम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप गाजूवाला। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मुख्य बातें जो बीबीसी के साथ इंटरव्यू हुआ था पत्रकार रवीश कुमार का, जिन्होंने हाल ही के दिनों में एनडीटीवी से इस्तीफा दिया था। और आप सबको पता है कि यह मुद्दा कितना सुर्खियों में रहा है, क्योंकि रवीश कुमार एकमात्र टीवी पर ऐसे पत्रकार थे जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत कर पा रहे थे, और उनके प्राइम टाइम में जो देश के जरूरी मुद्दे होते हैं उन्हीं को उठाया जाता था। लेकिन अब रवीश कुमार एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके हैं। कारण आप सबको पता है, एनडीटीवी में अडानी की भागीदारी, जो शेयर एनडीटीवी से खरीद लिए गए हैं, और रवीश कुमार ने सबसे पहले इस्तीफा एनडीटीवी से दे दिया था। रवीश कुमार ने कहा कि एनडीटीवी का खरीदा जाना एक सामान्य व्यापारिक फैसला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात को भी दोहराया कि उनको निशाना बनाने के लिए एनडीटीवी को खरीदा गया है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें गुस्से में जरूर कह दी, लेकिन बात उन्होंने कोई भी गलत नहीं की। आपको बता दें कि पत्रकार रवीश कुमार ने अपने इस्तीफे के बाद सबसे पहला इंटरव्यू अजीत अंजुम को दिया था, और उसके बाद करण थापर को दिया था, और अब बीबीसी न्यूज को यह इंटरव्यू दिया है। इन दोनों ही इंटरव्यू के बाद लोग रवीश कुमार से पूछ रहे थे, क्या रवीश कुमार एनडीटीवी से बड़ा ब्रांड खुद को समझते हैं? इस पर रवीश कुमार का कहना था कि करण थापर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने गुस्से में कह दिया कि हाँ, मुझे निशाना बनाने के लिए किया गया। बात मैंने गलत नहीं की, लेकिन यह अहंकार की बात नहीं है। एक इंटरव्यू में अगर मैं गुस्से में बोल रहा हूं तो आप उससे तय नहीं कर सकते कि यह अहंकार की बात है। मैं क्या समझ रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो आगे कहते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण कारण होंगे उस कंपनी को खरीदने के, लेकिन अभी तक ऐसा कोई तथ्य तो नहीं आया है कि डॉक्टर रॉय बाजार में खुद गए थे यह कहते हुए कि मैं अपनी कंपनी बेच रहा हूं। डॉक्टर रॉय अपनी कहानी बताएंगे, मैं अपनी कहानी बताऊंगा। उन्हें किस तरह से ईडी में बैठाया गया, किस तरह से केस बनाया गया, लेकिन 10 साल में कुछ भी नहीं निकला। फिर वह आदमी चैनल खरीदने आता है जिसे मीडिया के मुताबिक सरकार के बहुत करीब समझा जाता है। वो तस्वीर भी है हवाई जहाज की जिसमें अडानी और प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी बैठे हैं, और इस तरह की धारणा बनाने के लिए वो तस्वीर काफी है। रवीश कुमार ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया? इसके जवाब में रवीश कुमार ने 25 नवंबर को गौतम अडानी के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू का जिक्र किया। उस इंटरव्यू में अडानी ने कहा था कि सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम करती है तो वो आपको उसकी तारीफ करने का भी गट्स भी होना चाहिए। रवीश कुमार कहते हैं, मैंने यह सोचा कि यह मेरे लिए एक एडिटोरियल निर्देश है। जिन्हें नहीं लगा वो आज भी काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि यह मेरी तरफ ही इशारा है। वो आगे कहते हैं कि बीच में लगता था कि यह देश कभी इतना कमजोर नहीं होगा, उसके उद्योगपति इतने बुजदिल नहीं होंगे कि एक पत्रकार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। लेकिन उद्योगपति ही डरपोक निकल गए हैं। मेरे दरवाजे बंद है। अगर यूट्यूब जैसा कोई माध्यम नहीं होता तो मैं इस प्रोफेशन से 10 रुपए भी नहीं कमा सकता था। हालांकि रवीश कुमार ने रॉय दंपत्ति का न केवल बचाव किया बल्कि उनकी जमकर तारीफ भी की। टेक ओवर के बाद क्यों लगा कि काम की आजादी नहीं मिलेगी? रवीश कुमार इस पर कहते हैं कि बात सिर्फ आजादी की नहीं थी। जो आदमी आ रहा है उसकी पहचान क्या है, बाजार में उसकी साख क्या है। आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रणय रॉय जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री इस देश को दिया तो नहीं हो सकते। जो लोग प्रणय रॉय की जगह उस कंपनी में ले रहे हैं वो लोग कौन हैं? क्या मैं उनसे पत्रकारिता का लेक्चर सुनने जाऊंगा? उनके अनुसार इस्तीफे का कोई तय कारण नहीं होता है। अलग अलग इस्तीफों की अपनी नैतिक परिस्थितियां होती है।
गौतम अडानी के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए रवीश कुमार कहते हैं, सरकार की तारीफ करने के लिए साहस होना चाहिए, यह तो हास्यास्पद बात है। 99% मीडिया तो यही कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहा है तो सरकार की तारीफ करने के लिए आप एनडीटीवी खरीद रहे हैं। रवीश कुमार पर आरोप लगता है कि वो हमेशा मोदी सरकार की आलोचना करते हैं और ऐसा करके वो संतुलित पत्रकारिता की बेसिक सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। इसका जवाब देते हुए रवीश कुमार कहते हैं कि मेरी सारी आलोचनाएं संतुलित है। केंद्र सरकार तो एक ही है, क्या उसको बैलेंस करने के लिए मैं भारत के 28 राज्यों में जाकर रिपोर्ट करता? यह तो ज्यादती है। एक पत्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि हर खबर वही करे ताकि वो खुद को संतुलित साबित कर सके। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जिस तरह से मीडिया गोदी मीडिया में बदला है, टीवी पर रहते हुए अगर मैं नहीं कहता तो कौन कहता? क्या बैलेंस करने के लिए मैं चुप रह जाता इतने बड़े समय में? सरकार को पत्रकार से तारीफ की जरूरत क्यों? उन्होंने आगे कहा, मैं देख रहा था कि टीवी के जरिए इस देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तभी मैंने कहा कि आप इस टीवी को कैसे देख सकते हैं। उन्होंने कविता के जरिए अपनी बात को समझाते हुए कहा, बहुत सारी अच्छी कविताओं में चुपियां होती है, बहुत सारी कविताओं में विरोध के स्वर मुखर होते हैं। मेरे विरोध का स्वर सवाल का स्वर था, विरोध का स्वर नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार अपना पक्ष रखने के लिए हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करती है, इसलिए एक पत्रकार होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनपक्ष की पत्रकारिता करे। वो सिर्फ पत्रकारिता में ही लगे थे, लेकिन उन्हें मोदी विरोधी करार दिया गया। वो उल्टा पूछते हैं कि सरकार रवीश कुमार के मुंह से तारीफ की तलबगार क्यों है, जबकि भाजपा ने तो पार्टी प्रवक्ताओं को भी उनके शो में जाने से मना कर दिया था। क्या रवीश कुमार राजनीति में आएंगे? इसके जवाब में रवीश कुमार ने कहा कि उनके कई दोस्त और शुभचिंतक कहते रहते हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने उन्हें कोई न्योता नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, कल्पना कीजिए कि अगर मैं लोकसभा में हूँ और मोदी के सामने हूँ, लोकसभा को तो कोई खरीद नहीं सकता है। मगर फिर रवीश कुमार ने कहा, हालांकि काम वही करना चाहिए जो आपके सपने में आए। मुझे अभी भी सपने में टीवी आता है, जिस दिन यह सपना बदल जाएगा उस दिन मैं बदल जाऊंगा। एनडीटीवी की उनकी पुरानी सहयोगी बरखा दत्त ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मुकेश अंबानी 30% के मालिक थे तो एनडीटीवी आजाद थी, लेकिन वही 30% अडानी ने खरीद लिया तो एनडीटीवी खत्म हो गई। इसके जवाब में उन्होंने एक किस्सा सुनाया। रवीश कुमार के अनुसार बरखा दत्त को एक बार एनडीटीवी के दफ्तर में चक्कर आया था, तो उन्होंने डॉक्टर प्रणय राव को बरखा दत्त के तलवे रगड़ते हुए देखा था। मुकेश अंबानी के 30% मालिक होने और अडानी के नए मालिक होने का फर्क समझाते हुए रवीश कुमार कहते हैं, मुकेश अंबानी का कोई संपादक न्यूज रूम में नहीं आया था, उनका कोई आदमी मीटिंग करने नहीं आया था। उन्होंने कभी कहा था कि वो अलजीरा जैसा ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे। अब रवीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं और लोगों के समर्थन के कारण ही उनका यूट्यूब चैनल इतनी जल्दी इतना लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने कहा, जो लोग लोकतंत्र को मुर्दा बनाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो यूट्यूब ही चलाते रहेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जो जरूरी संसाधन फिलहाल उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कि वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। उन्होंने एक भोजपुरी यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया और कहा कि उनकी मातृभाषा भोजपुरी है, हिंदी नहीं। रवीश कुमार के अनुसार उन्होंने मराठी समाज से अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना सीखा है। दोस्तों, ये था एनडीटीवी के जो एंकर होते थे रवीश कुमार, और एनडीटीवी की पहचान भी रवीश कुमार से ही थी। आपको बता दें कि रवीश कुमार ने 3 इंटरव्यू दिए हैं। पहला अजीत अंजुम को दिया था, उसके बाद करण थापर को दिया था और अब बीबीसी न्यूज को दिया है। और तीनों ही इंटरव्यू आपने देखे होंगे, यूट्यूब पर बहुत हिट हुए थे। आपको बता दें कि अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी और रवीश कुमार ऐसे पत्रकार हैं जो टीवी को छोड़कर अब यूट्यूब पर
अपने चैनल बनाए हुए हैं और यूट्यूब पर ही न्यूज़ का माध्यम बने हुए हैं। रवीश कुमार ही एक ऐसे पत्रकार है जिनके केवल 3-4 दिन में ही 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे, वो भी बिना किसी न्यूज़ की वीडियो के। और जो उन्होंने पहली वीडियो डाली रवीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद, उसको 85-90 लाख लोगों ने देखा, जिसके बाद रवीश कुमार का हौसला भी बुलंदियों पर है कि किस तरह से उनका परिवार उनके साथ वापस जुड़ गया है। जो दर्शकों की संस्था वो बताते हैं, वो दर्शक वापस रवीश कुमार से सीधे कनेक्ट हो गए हैं। पहले जरिया एनडीटीवी चैनल होता था, लेकिन अब जरिया यूट्यूब और फेसबुक बन गए हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।